हरप्रीत सिंह फ्रॉम फन एडू। तो आज हम डील करेंगे 20 क्वेश्चन जो बायोलॉजी से कंसर्न है 10th क्लास के, और ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा हमारा। और मैं होप करूँगा कि ये जो आज 20 क्वेश्चन का हम सेशन लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, और ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई ब्लड डू नॉट क्लॉट इन साइड द ब्लड वेसल्स। तो आपको विद रीज़न ये पता होना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ रटिफिकेशन करना। तो क्यों जो ब्लड है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं करता, लेकिन जैसे ही ये हमारा जो ब्लड है वो हवा के कॉन्टैक्ट में आता है, एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये क्लॉटिंग शो कर देता है, ये क्लॉट कर जाता है। तो आंसर है इसका दैट इज़ हिपेरिन। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हिपेरिन। तो हिपेरिन के कारण, तो हिपेरिन एक केमिकल है जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हम किसी बैग के अंदर भी, अगर हमारे पास कोई बैग है जहाँ पे हम ब्लड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसके अंदर भी वो क्लॉट नहीं करता है। इट मीन्स इसी तरह का केमिकल जो है वो कहाँ पे होगा, दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द पॉलीथीन, जिसमें हम ब्लड डोनेट करते हैं जब, तो वहाँ पे भी ये क्लॉट नहीं हो पाता। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हिपेरिन। अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज़ कॉल्ड एज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। सो जैसे आप सबको पता ही है कि जो हमारे आरबीसीज हैं वो क्या करते हैं, वो हर 20 डेज 120 डेज़ के बाद उनकी डेथ हुई थी, तो उनका लाइफ स्पैन जो होता है 128 डेज़ का है। सो अगर 128 डेज़ उनका लाइफ स्पैन है, तो फिर ये जो हमारे पास आरबीसीज होते हैं जिनकी डेथ हुई थी, तो ये कहाँ पे जाके अपने आप को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो ये जो होता है ये कहाँ पे होंगे, दैट इज़ स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन के अंदर जाके ये सारे के सारे जो कन्वर्ट होंगे पिगमेंट्स के अंदर, दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी। स्प्लीन को हम बोलते हैं, और यहाँ पे ये पिगमेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसको बाद में रिमूव कर दिया था थ्रू यूरिन की फॉर्म में। ओके, सो दैट इज़ द सेकेंड। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो दैट द कौन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर ह्यूमन बींग। अगर हम ह्यूमन के अंदर टीथ की टाइप की बात करें, कितने अलग अलग तरह के टीथ हैं, तो हमारा आंसर रहेगा दैट इज़ 4। तो 4 हमारे अलग अलग तरह के दांत होते हैं। जैसे हम बात करें, फर्स्ट हमारे पास इंसीजर, सेकंड इज़ कैनाइन, थर्ड इज़ मोलर एंड फोर्थ इज़ प्रीमोलर। तो इंसीजर जो हैं बिल्कुल फ्रंट वाले जो हैं, जो कटिंग में काम करते हैं, कैनाइंस जो टीयरिंग में काम करते हैं, मोलर्स एंड प्रीमोलर ये ग्राइंडिंग में काम करेंगे। ओके, सो अलग अलग शेप होती है। जैसे हम बात करें, ये हमारे पास कौन सा इंसीजर, सॉरी कैनाइंस। अगर इंसीजर की बात करें ये होगा। प्री मोलर मोलर की बात करें तो हमारे पास थोड़ा सा विड्थ वाइज हमारे पास बड़े दांत होते हैं इस तरह से। सो अगर हम बात करें दांत की, तो हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ होंगे इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार ये पूछा जाता है कि जो लाइफ स्पैन है वो कितना है। तो अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की, तो 120 डेज़, तो 120 दिन का जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का। तो जो आरबीसी, तो डरने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि अगर हमारे आरबीसीज मर रहे हैं तो साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा पर डे बनते भी हैं। सो तो जितने भी आरबीसी की डेथ होगी, उसके साथ साथ उतने ही उससे 4 गुना ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर ये जनरेट भी होंगे, बनेंगे भी। ओके, सो 128 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी कई बार होता है। तो अगर पूछा गया कि आपके ह्यूमन के अंदर, हर सेल के अंदर, ये पूरी बॉडी का नहीं है, हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, तो आप बोल सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर जो होता है क्रोमोसोम का कितना होता है, 46। अब 46 आए कहाँ से। तो जैसे आपको पता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का जो बर्थ है वो कहाँ से होता है, होता है गैमीट से। तो अगर मेल गैमीट की बात करें और फीमेल गैमीट की बात करें, तो मेल गैमीट होते हैं स्पर्म्स। तो जो स्पर्म्स और एग की फ्यूज़न से ही बनता है दैट इज़ जाइगोट। उस जाइगोट से ही हमारा ओरिजिन हुआ है। तो स्पर्म के अंदर कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स, और जो एग है उसके पास भी कितने होंगे, 23 और 23 को अगर जोड़ दिया तो बनता है 46। तो ये 46 जो है, दिस इज़ द
जाइगोट, ये है हमारे पास जाइगोट। तो जो जाइगोट है, अब वो जाइगोट जो है उसी से 9 मंथ में एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर। तो 46 क्रोमोसोम इज़ द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो होप करूँगा कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ, साथ में इसका रीज़न भी दे रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। एट हाई एल्टीट्यूड द आरबीसीज इन ह्यूमन बॉडी विल। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम बड़ी बार एक क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का नंबर जो होगा, काउंट जो होगा वो बढ़ेगा या कम होगा जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं। मीन्स पहाड़ों की, जैसे हम बात करते हैं लेह लद्दाख, वहाँ पे सबसे ऊंची जगह है, तो वहाँ पे अगर हम लोगों का आरबीसी काउंट देखेंगे तो उनका कम होगा या ज़्यादा होगा। सो दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज़ इन नंबर। अब बात करोगे आपको कि इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे तो डिक्रीज़ होना चाहिए, है ना। तो कारण ये है कि जो जैसे से हम इंसान, कोई भी ह्यूमन है, तो वो जैसे से एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन बॉडी को जो ऑक्सीजन है वो तो पूरा चाहिए, ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए, है ना। सो अगर बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, वो आरबीसीज कैरी करते हैं। तो बॉडी के हर सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो इसलिए क्या होगा कि जितने ज़्यादा आरबीसीज होंगे उतनी वो कम ऑक्सीजन को भी उठा के सेल तक पहुँचाएंगे। इट मीन्स आरबीसीज के नंबर के बढ़ने से ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम थी, या वहाँ पे ऑक्सीजन कम थी, वो भी पूरी की जा सकती है। इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं उनका कलर भी थोड़ा रेड होगा, रेडिश होंगे, है ना, जो पहाड़ पे रहने वाले, क्योंकि वहाँ पे उनका आरबीसी का नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर कम होगा तो वो ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगी और बॉडी को सफ़र करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। ओके, सो ये आपका रहेगा, दैट इज़ हाई एल्टीट्यूड में कैसा होगा, तो इसमें हमेशा इंक्रीज़ करेगा नंबर। नेक्स्ट, इन ह्यूमन विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स से है। साथ में आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये जेनेटिक्स से है। तो आपने पढ़ा है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ओके, एंड दिस इज़ एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म, जहाँ पे आप बोल सकते हो कोडोमिनेंस। सो उसमें ये ग्रुप आता है ए बी ग्रुप का। सो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर का मीनिंग क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनर हुआ कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर एक इंसान को ब्लड ग्रुप दे सकता है ना। तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो ब्लड ग्रुप है दैट इज़ ओ। सो ओ इज़ द एग्जैक्ट आंसर। अब बात आता है कि ओ वाला क्यों हर एक को अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, तो ये पता भी होना चाहिए आपको। तो इसका सिंपल कोशिश करूँगा समझाने की। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, हर एक इंसान का जो ब्लड ग्रुप होता है उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर होते हैं आरबीसीज। हर एक ब्लड के अंदर होता है आरबीसीज एंड ब्लड प्लाज्मा। तो अगर हम बात करें आरबीसीज की, तो मान लो ये है आरबीसीज, तो इस आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन होता है, ओके, जो एंटीजन होगा उसी एंटीजन के बेस पे ही क्या होता है, नाम होता है ब्लड ग्रुप का। मान लो इस आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन है ए, तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा दैट इज़ ए। अगर यहाँ पे होगा बी तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके सरफेस के ऊपर बोल सकते हो कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो एंटीजन नहीं होने के कारण, इस जगह पे एंटीजन नहीं होने के कारण जो ब्लड ग्रुप होता है ओ, उसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता वो ब्लड ग्रुप जो होता है। तो एंटीजन का काम होता है कि कोई भी अगर ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट करता है तो एंटीजन ही है जिसको पहचान के किसी का ब्लड ग्रुप उसके ऊपर क्लॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन नहीं होने के कारण हर एक ब्लड ग्रुप इसको रिसीव कर लेता है, ओके, कोई भी रिजेक्शन नहीं करता। इसलिए ये जो है यूनिवर्सल डोनर है। तो सिंपल वे में इसके सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दैट इज़ इन ह्यूमन विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब बात आ गया रेसिपिएंट की, मतलब रिसीव करने वाला, हर एक से ब्लड ग्रुप लेने वाला कौन सा है, दैट इज़ ब्लड ग्रुप ए बी। और ये किसी को ब्लड ग्रुप दे नहीं सकता, मतलब अपने वाले को ही देगा, किसी और को दे नहीं सकता, लेकिन ब्लड ले सबसे सकता है ब्लड। सो इसके पास
ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। तो एंटीबॉडी नहीं होने के कारण जब भी इसको कोई ब्लड ग्रुप देगा तो इसको जो रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर है, जो ब्लड के अंदर रिकॉग्नाइज करता है, जैसे आपके घर में कोई गेट कीपर होता है तो उस गेट कीपर का काम होता है कि घर में कोई भी एंटर करेगा तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसके घर के पास कोई भी गेट कीपर नहीं है, इसके घर में कोई भी आ जा सकता है। लेकिन जब ये किसी को ब्लड देने की कोशिश करेगा तो इसके पास एंटीजन ए बी दोनों हैं, इस कारण ये ब्लड ग्रुप किसी को दे नहीं सकता ए बी के अलावा, लेकिन ब्लड ग्रुप ले सबसे सकता है। ओके, सो इसलिए जो ब्लड ग्रुप बी वाले हैं उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उनको एक्सीडेंटल केसेस से बचना चाहिए, अपना ब्लड ग्रुप हमेशा अपना सर्च करके रखना चाहिए कि कौन उनके नेटिव में किसका ब्लड ग्रुप ओ है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं। Next question is where WBCs and RBCs are formed, मीन्स RBCs और WBCs कहाँ पे बनते हैं बॉडी के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द बोन मैरोज। तो बोन मैरो कहाँ पे होती हैं, तो आपने अपनी जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये तो जो लेग पीस खाते हैं उनको पता होगा, है ना। तो ये जो बोन है ये आपकी जो बड़ी बोन्स होती हैं, जैसे आप बोलते हो फ्यूमर बोन है ना, आपकी जो टांगों की बोन है, लेग की बोन है, या फिर आपकी आर्म्स की बोन है, तो वो बोन के यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे या इस जगह पे यहाँ पे हमारे पास बोन मैरो होती है, और वही बोन मैरो होती है वो बनाती हैं हमारे ब्लड को। तो WBC को बनाने वाली वाइट बोन मैरो और RBC को बनाने वाली रेड बोन मैरो। तो ये दो बोन मैरो हैं जो हमारे ब्लड को फॉर्मेशन करती रहती है, और इसी से ब्लड में RBC और WBC का नंबर बढ़ता रहता है। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ब्लड वेसल कौन सा है। ओके, तो अगर हम लार्जेस्ट ब्लड वेसल की बात करें तो वो ब्लड वेसल है दैट इज़ अयोटा। अब बात आती है अयोटा है क्या, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन की बात करें तो हमारे पास मान लो ये हमारे पास हार्ट है, तो रफ ड्रॉ करें हम। ओके, तो ये हमारे पास हार्ट का ये वाला जो ब्लड वेसल है, दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड अयोटा। तो कहाँ से निकलता है, वो क्या लेता है, ये प्योर ब्लड लेता है, कहाँ से, यहाँ से। तो ये क्या है, दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका ओरिजिन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ये ब्लड लेके पूरी बॉडी में जाता है, मीन्स हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन के अंदर लेके जाता है। सो दिस इज़ द लार्ज। कैरी क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा फ्रॉम हार्ट टू सेल्स, तो ये हार्ट से सेल की तरफ लेके जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द अयोटा। तो हमेशा याद रखना लार्जेस्ट ब्लड वेसल बॉडी का अयोटा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट विच सेल ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड सेल विद इन द सेल। सेल के अंदर सेल, ये क्या बात हुई, इसका मतलब क्या हो गया, हम सेल को बोलते हैं कि उसके पास एक न्यूक्लियस है, मीन्स DNA है। DNA होने के कारण सेल को बोलते हैं कि उसके पास पावर है रीजनरेशन की, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा ही किसी सेल ऑर्गेनेलीज के पास भी हो तो DNA, तो हम बोलेंगे कि वो भी क्या है, एक सेल ही है सेल के अंदर। सो दैट सेल ऑर्गेनेलीज आर क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों जो हैं, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, डायग्राम देखे होगी आपने, मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होता है, DNA है। तो वो जो DNA इसके अंदर है, तो वो DNA प्रेजेंट होने के कारण हम इनको बोलते हैं सेल विद इन द सेल। सो ये दो सेल ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि कौन से सेल हैं जिनके सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सेल ऑर्गन मीन्स सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास DNA, और इस DNA के कारण ही इनको हम सेल भी मानते हैं, दैट इज सेल विद इन द सेल। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA इन माइटोकॉन्ड्रिया कम्स फ्रॉम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। सो क्वेश्चन ये है कि DNA इन द माइटोकॉन्ड्रिया कम्स फ्रॉम। मैंने अभी बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया मान लो, तो इसके पास क्या है, DNA। तो ये जो DNA है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये कहाँ से आया। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको कि DNA जो माइटोकॉन्ड्रिया में है वो कहाँ से आया। कहाँ से मतलब फादर से आता है या मदर से, क्योंकि आपको पता है एक बच्चे का जो जन्म होता है
है ना। तो वो बच्चे का अगर जन्म हो रहा है तो वो एग या स्पर्म से होगा, तो ये एग से आता है या स्पर्म से आता है, तो ये एग से आएगा। मदर जो है वो ही डोनर है इस माइटोकॉन्ड्रिया की। आपको ये क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस तो स्पर्म के पास भी होता है और न्यूक्लियस तो हमारे फीमेल के पास भी होता है। तो लेकिन अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आएगा, मतलब साइटोप्लाज्म से। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल चीज़ बतानी पड़ेगी कि जब भी एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है, मान लो ये आ गया स्पर्म और ये आ गया एग, और इसका ये आ गया दैट इज़ डीएनए एग का, और ये आ गया इसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो मान लो कि इसके यहाँ पे होते हैं डीएनए, है ना। तो अब मान लो कि जब भी स्पर्म फ्यूज़न करेगा किससे, एक स्पर्म करेगा एग से, तो स्पर्म कभी भी फीमेल जो एग है, जो एग के साथ अपना साइटोप्लाज्म शेयर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना डीएनए जो होता है वो फीमेल को देता है। तो अगर जब उसने डीएनए दिया है फीमेल को जिससे जाइगोट बनता है, ये इससे जाइगोट बनेगा, तो इसका मतलब जो हमारे क्रोमोसोम और मदर के और फादर के क्रोमोसोम आ रहे हैं, लेकिन फादर का जो स्पर्म है वो सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है क्रोमोसोम्स को, यानी कि डीएनए को। साइटोप्लाज्म तो दे ही नहीं रहा, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि साइटोप्लाज्म का जो डीएनए होता है वो मदर का होता है जाइगोट के अंदर, ना कि फादर का होगा। ओके, तो सिंपल वे में बता दें, एग और स्पर्म की फ्यूज़न होती है। कभी भी स्पर्म जो होता है वो पूरा मदर के साथ फ्यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ अपना डीएनए मदर को देता है, और जो खुद पीछे बाहर का पोर्शन होता है वो डिजेनरेट होता है, वो मर जाता है। इसमें मतलब स्पर्म ने सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स दिए, लेकिन जो मदर थी उसका साइटोप्लाज्म भी जाइगोट में था। तो जाइगोट के पास जो गया माइटोकॉन्ड्रिया वो मदर से गया, ना कि फादर से गया। तो ये इसको हमेशा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पता होगा आपको, शायद सभी जानते होंगे जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। तो ये आपने पता, पी मीन्स पाइसम सैटिवम, मटर के दाने से भी छोटा स्ट्रक्चर होता है, और इसको तो कई बार मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द हार्मोन्स, मीन्स जितने भी हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं, मैक्सिमम हार्मोन्स की जो स्क्रीशंस है वो यही करवाता है या यही करता है। तो इसलिए इसको इतना छोटा होने के बावजूद पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मीन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी के जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन का तो पता ही होगा आपको क्या होता है। तो ग्लैंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन, और होता है हेटेरोक्राइन। तो ये हो गया हमारे पास एक्सोक्राइन, ये ग्लैंड आ गया हमारे पास एंडो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसके पास कोई भी डक्ट नहीं होती। जैसे यहाँ पे आपको डक्ट दिख रही है, पाइप दिख रही है, तो इसके हार्मोन यहाँ पे ये क्या पड़े हैं इसके, कोई भी, ये इसके हार्मोन्स पड़े हैं ग्लैंड के। तो जब भी कोई ग्लैंड, अगर उसके पास पाइप है और उसके पाइप से वो हार्मोन बाहर जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एक्सोक्राइन। एक्सो का मतलब बाहर जाके अपने हार्मोन को फेंक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास या केमिकल्स को फेंक रहा है, क्योंकि उस पर डक्ट है। लेकिन अगर कोई ग्लैंड उस पर डक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे डक्ट नहीं है, तो ऐसे ग्लैंड को तो एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो अपने हार्मोन्स को ब्लड को दे देता है, और ब्लड उसको कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, इजंट इट। सो तो हमने क्वेश्चन किया था कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो विच इज़ द हेटेरोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो हेटेरो का मीनिंग ये होता है कि जो दोनों को कैरी करेगा। ओके, मीन्स एक ऐसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट भी होगी और जिसके पास विदाउट डक्ट वाला भी करेक्टर होगा। तो ये ऐसा कैसा हो सकता है कि एक ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट भी है और विदाउट डक्ट भी है, जहाँ तो डक्ट होगी जहाँ तो डक्ट नहीं होगी। लेकिन हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड है जिसका नाम है इट इज़ पेनक्रियाज। तो ये मैं पेनक्रियाज बना रहा हूँ। तो यहाँ पे पेनक्रियाज में हमारे पास क्या है, एक ऐसा ग्लैंड भी है जिसके पास क्या होता है, डक्ट नहीं होती,
और पेनक्रियाज खुद देखो तो उसके पास डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये डक्ट दिख रही है आपको ना। सो ये डक्ट है और ये वाला ग्लैंड उसके अंदर जो जिसके पास डक्ट नहीं है, जो इंसुलिन क्रिएट करेगा, जैसे आप बोलते हो आइलेट ऑफ लैंगरहंस हो गया, ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास डक्ट नहीं है। सो ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड और ये पेनक्रियाज खुद हो गया एक्सोक्राइन। तो ये पूरा एज ए होल अगर हम बात करें तो दिस इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। सो आंसर इज द पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज कॉल्ड एडम एप्पल। सो एडम एप्पल किस ऑर्गन को बोलते हो? सो दिस इज़ द लैरिंग्स। मीन्स आपने देखा होगा हमारे गले के अंदर, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है ना, उसी को बोलते हो दैट इज लैरिंग्स। सो लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स एंड इट इज़ कॉल्ड एडम एप्पल। ओके, और ये वेल डेवलप्ड होता है मेल के केस में, तभी तो मेल की जो साउंड होती है काफ़ी हैवी होती है एज़ कम्पेरिजन टू फीमेल। फीमेल की पिच जो होती है वो काफ़ी तेज होती है। Okay, next question is other name of the RBCs are. So other name of RBCs are erythrocytes. जैसे हम बोलते हैं WBC को और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, है ना। सो ल्यूकोसाइट क्या आ गया, ल्यूकोसाइट हो गया दैट इज अदर नेम फॉर द WBCs। ऐसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स के लिए थ्रम्बोसाइट्स। तो सबसे बड़ी बारी क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में कि RBCs को हम किस नाम से जानते हैं। सो दे आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो सबसे पहले पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन है क्या। सो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं दैट इज़ फ्यूजन ऑफ एग विद द स्पर्म। तो स्पर्म और एग जब मिलते हैं और जायगोट बनता है, उस क्रिया को, एग और स्पर्म के फ्यूज़न को आप बोलते हो फर्टिलाइजेशन। तो साइट होती है दैट इज़ जगह, कौन सी जगह है जिसको आप बोलते हो दैट इज़ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है कि कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो ये रफ ड्रॉ करें फिलहाल, ये आ गया ओवरी। सो यहाँ से एग बनते हैं, तो ये एग कहाँ पर रिलीज़ होंगे, इस जगह पे, तो फिलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यहाँ से स्पर्म क्या करेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे और इस जगह के अंदर ही क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये जो जगह है, ये जो साइड दिख रही है यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होती है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज़ कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है वहाँ पे होती है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द फेलोपियन ट्यूब। और जब यहाँ पे जायगोट बन जाएगा, नेचुरल सी बात है, तो वो कहाँ पे डेवलप करेगा, वो इस जगह पे डेवलप करेगा, मीन्स यूट्रस के अंदर। तो साइट ऑफ एम्ब्रो डेवलपमेंट, 9 मंथ तक जो एम्ब्रो डेवलप होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा यूट्रस के अंदर। सो साइट ऑफ एम्ब्रो डेवलपमेंट इज यूट्रस। ये 2 क्वेश्चन से निकल जाते हैं, आपको आराम से कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस in which pollen transfer from anther of one flower to the stigma of another flower bearing on the सेम प्लांट। तो कहने का मतलब ये कि इसकी मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया एक प्लांट, ये इसका फ्लोर आ गया, इसका दूसरा फ्लोर आ गया। ओके, ये इसकी रूट्स आ गई। तो रूट सेम मीन्स प्लांट सेम। तो यहाँ पे लगे हुए हैं दैट इज़ एंथर, ठीक है, और यहाँ पे लगा है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ से पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे गिर रहे हैं, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन गिर रहे हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन गिर रहे हैं तो ये प्रोसेस का पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लोर, एंथर ने पोलन ग्रेन को रिलीज़ किया कहाँ से, एक फ्लोर से, और वो दूसरे फ्लोर पे गया और उसके स्टिग्मा को पॉलिनेट किया। सो पॉलिनेशन हो रही है लेकिन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे, लेकिन प्लांट तो सेम है क्योंकि रूट सेम है। तो ऐसी पॉलिनेशन को क्या नाम दोगे। ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। तो ये पॉलिनेशन है गिटिनोगैमी। ऐसी पॉलिनेशन को बोलते हो गिटिनोगैमी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज व्हेन pollen transfer from anther of one flower to the stigma of another flower bearing on the same plant, then it is called गिटिनोगैमी, isn't it? सो बच्चों उसको याद रखना है गिटिनोगैमी क्या है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका, दैट इज़ ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये तो आपको पता ही है कि हमारे डायस्टोलिक सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो क्या है, वो होता है 120/80। तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन आजकल इतनी स्ट्रेस है बच्चों को, पेरेंट्स को, सारे सभी को, कि आजकल हम 130, 85, 90 तक भी जो हम उसको नॉर्मल ही मानते हैं। ओके, तो ये था हमारा
आज का 20 क्वेश्चंस जो मैंने बोला था आपको करवाएंगे। तो होप करूँगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर समझ आए हैं तो प्लीज़ आगे कुछ और क्वेश्चंस या क्वेरीज चाहिए या आप चाहते हो कि और ऐसे ही 10th क्लास के जो पेपर्स आ रहे हैं हम और करें, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन अगर आपको है जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको भी आप लिख सकते हो। और होप करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगा इस ऐसे क्वेश्चंस की 12th के भी, 11th के भी और 10th के भी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।